आर्मी की आपने सैलरी वापस कर दी थी। कंसेप्ट क्लियर है कि नो काम नो दाम। मैंने आधे रुपए जेब में डाले, आधे रुपए उसको पकड़ा दिए कि लोगों ने कहा कि तेरा तो एंट्री चार्जशीट से हुई है। हमेशा ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले देखो जो आप कर रहे हो तो आपका व्यक्तिगत फायदा कितना है, एक सामाजिक फायदा कितना है, एक राष्ट्रीय फायदा कितना है। डू यू चार्ज अ प्रीमियम बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू? मेरा ब्रांड मेरी कॉस्ट कम करता है। ब्रांड किसने बनाया? मैंने तो बनाया नहीं, मेरे क्लाइंटों ने बनाया, तो उनके बनाए हुए ब्रांड की कॉस्ट मैं क्यों लूं? Today we have with us a Fauji turned entrepreneur who just started with one truck and now वो हर रोज एक ट्रक अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हैं। You shift anywhere in the world, they are there for you. The largest packers and movers in India. Please welcome Ramesh Agarwal sir, the managing director of Agarwal Packers and Movers. What is that value? चाहे कुछ भी हो जाए ये धंधे में होना ही होनी चाहिए। यदि मेरे से पूछिए तो मेरा इष्ट देवता मेरा क्लाइंट रूपी भगवान। बट सर इस बिजनेस में चोरी चकारी तो बहुत होती होगी। ऑनलाइन आपने बुक कर दिया, जिसकी शक्ल नहीं देखी, आपने पहचाना नहीं, आपने 2 लाख का 4 लाख का माल दे दिया, वो आपका लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, क्या निकालेगा क्या करेगा, तो उसके कारण ये इंडस्ट्री बदनाम हो। बट ऐसी कोई कंप्लेंट जिससे वी कैन प्रूव कि हाँ जी कस्टमर इज गॉड। एक व्यक्ति ने आकर कंप्लेन की कि मेरा टीवी आपका आया था पर आज काम नहीं कर। तो हमारे लोग जल्दी क्या कहते जी अब 6 महीने हो गए, अब आपकी कामवाल बाई से गिरा है, क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी हो सकता है। हमारा फिर वही मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये कौन आया, मतलब जी एक व्यक्ति नहीं है, क्लाइंट है। क्लाइंट कौन? भगवान झूठ बोलता है क्या? नहीं बोलता। तो उसको सच मान के आप इसके क्लेम लॉन्च करो। आज के एक दो स्टार्टअप का मैं बिना नाम लिए कहता हूँ, मेरे लॉजिस्टिक कंपनी में भी आए थे। पर्सनली मैं उनसे मिला कि भी आपके पास तो ये 1800 करोड़ रुपए का धन मिल गया, जी हम बस जल्दी मतलब का वर्ड थे, इसको तो हम फूक देंगे। अभी लक्ष्मी को फूकना हमारे तो अच्छा नहीं मानते, तो सबसे पहले धन लेते ही अपना फार्म हाउस लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं। नंबर्स ऑफ सर्टिफाइड कस्टमर वो मेरा टारगेट है रादर देन नंबर्स ऑफ बुकिंग। ऐसी क्या लर्निंग थी एयरफोर्स में जो आपको आज तक काम आ रही है? डिग्री होनेस्टी वहाँ केवल आपको एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में मिलती है। बाकी मेरे ख्याल में कोई MBA इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ डिग्री होनेस्टी दे दे। तो आपके सहयोगी काम करते हैं, साथी काम करते हैं, कुलीग काम करते हैं। मैंने कहा कि ये मेरे हनुमान है, तो एक हनुमान ने अपना तहलका मचा दिया तो 100-200 तो बहुत रहता है। Your journey is too inspirational. From joining Indian Air Force, then turning into entrepreneur and starting from scratch. सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मैं एक बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ, वैश्य समाज में, अग्रवाल परिवार में। जी। पिताजी का एक छोटा सा कारोबार था, जो गांव में होती छोटी मोटी दुकान किराना की। दो आवश्यकता भी कोई ज़्यादा खास नहीं थी। हम 7 भाई बहन हैं और एक छोटे से में अपना खर्चा निकल जाता था। गांव में कोई खर्चे भी ज़्यादा नहीं होते थे, घर का मकान था, साग सब्जी अपने खेतों से आ जाती थी। पर एक दिमाग में एक लक्ष्य था पढ़ते क्योंकि मैं शुरू से ही उन लोगों की कहानियाँ सुनता था, जो देश के ऊपर कुर्बान हुए थे, जो जनरली लोग का नाम भी नहीं जानते थे, पर मैं जी। उनको ज़्यादा पढ़ता था। खुदीराम बोस, पालक उद्धम सिंह, तो ऐसे-ऐसे एक वीर हकीकत राय, तो उनसे एक दिमाग में था कि कहीं न कहीं मेरे को मौका मिले तो मैं फ़ौज में जाऊँगा। ऐसा एक मन में था। एग्ज़ाम लिखता रहता था। एक बार एग्ज़ाम लिखा आर्मी का भी, एयरफोर्स का भी, तो दोनों में मेरे को कॉल लेटर आ गया। ओके। तो फिर आखिर में मैंने एक मन बनाया कि एयरफोर्स में जाना चाहिए। सारी तैयारियाँ हो गई। पिताजी से मैंने परमिशन लिया। बोले यार दूर रहेगा तो हमारा क्या मन लग जाएगा? मैं आता रहूँगा छुट्टियाँ, क्योंकि वहाँ 2 महीने की छुट्टी मिलती है 12 महीने। हाँ। एक गाँव के सरपंच थे, वो रिटायर्ड फौजी थे, सूबेदार। वो उनके ओके। पास पहुँचे और बोले कि यार लड़का जा रहा है फौज में, क्या-क्या ध्यान देना चाहिए? सरपंच साहब ने कहा कि तुम्हारा बेटा जा रहा है? बोला हाँ, मेरा बेटा जा रहा है। तो सोचा यार फौज के अंदर तो बड़ा खाना-पीना दूसरा होता है। हाँ। तो आप तो लहसुन, प्याज भी नहीं खाते, तो कैसे वो जिएगा वहाँ पर? पिताजी बोला भाई ये तो उसने नहीं बताई। थोड़े से गुस्से में, आवेश में आकर घर में बोलता है कि किताब रख दो, नहीं जाना वहाँ फौज में। ओके। मैंने सूटकेस, बैग अपना बाँध के रखा हुआ था और मेरे को तो ऐसा लगा जैसे कोई धरती निकल गई। मैंने बोला पिताजी क्या हो गया? बोला नहीं वहाँ पर उसके वो शब्द थे, मांस मदिरा चलती है और अपने घर में तो दूर तक ये नहीं होता। तो मैंने समझ लिया उनका भाव कि वो चाहते क्या हैं।
मैंने पाँव उनके छूकर कहा कि ना कभी ज़िंदगी भर मांस के हाथ लगाऊँगा, ना मदिरा के हाथ लगाऊँगा। अब बताओ? बोला आप जा सकते हो। क्योंकि उसको इतना विश्वास था कि मैं मेरे हुँ, एक बचपन में रहते हुए एक विश्वास जमाया क जब अपने सारे परिवार के ही जमा कर रखा था कि जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा। ऐसा माँ के भी मन में था, पिताजी के। मतलब तुमने कहा कि नहीं हाथ लगाऊँगा तो तुम नहीं लगाओगे। और वो उनकी बात कही हुई मेरे लिए तो ऐसा वरदान हुई कि मैं आज 63 प्लस की आयु में हूँ। नहीं तो कभी किसी कोई शराब की बोतल का ढक्कन सूँघा, पीने की बात बहुत दूर रही। हालाँकि मेरे को नाम भी नहीं पता कौन-सी क्या होती है। मीट तो हमारे घर में कभी दूर तक जी, भी मांस हाँ, मीट जो भी है, हाँ, ना उसके कभी पक्ष में रहा, ना कभी उसके साथ हुआ। तो वो एक ज़िंदगी के कैसे आपके पहलू बदलते हैं, हुँ, छोटी बात से बड़ी बात बन जाती है। वो प्रोमिस करके इस तरह से मैं भारतीय वायुसेना में चला गया। सेना में जाने के बाद फिर एक एमटीआई मैंने की। उस टाइम मद्रास होता था, अभी ओके, चेन्नई है। हुँ, तांबरम एक जगह है, वहाँ पर 542 हम सब कैडेट थे पूरे देश भर से। आप इंडियन एयर फोर्स में थे इंडियन राइट? एयरफोर्स में गया था। तो 542 में से रिजल्ट आया तो एक छोटा-सा आदमी हरियाणा का जिसने कभी ज़िंदगी में पानी को वाटर नहीं बोला, हिंदी जिस माध्यम था, हिंदी माध्यम भी क्या था, हरियाणवी माध्यम था ये कह सकते गॉट हैं। इट, स्कूल में तो हिंदी भी कभी नहीं हाँ बोली जी, हमने। तो वहाँ से फिर 542 में से मैं बेस्ट कैडेट और बेस्ट इन ट्रेड, बेस्ट इन एजुकेशन जब निकला, तो अपने आप में एक थोड़ा-सा ये महसूस हुआ कि मैं और कुछ भी कर सकता हूँ। जब इतने पूरे देश भर के लोगों में से कोई बेस्ट सिलेक्ट हो गया, हाँ जी, तो इट इज़ समथिंग मेरे में कुछ हुनर तो है। बस उसमें से मैंने निकाला कि वो है क्या? तो वो एक चीज़ निकली कि मेरी जो सोच रही वो थोड़ी-सी आउट ऑफ बॉक्स रही। ओके, भीड़ का हिस्सा मैं कभी नहीं रहा। मैं अपने आप में ये रहा करता कि भीड़ तो एक आपकी ताकत तो बना देगी, जी, मगर वो भीड़ आपकी पहचान छीन लेगी। छीन ली, तो मैं मेरी पहचान को नहीं चाहता था कि कोई छीन ले। मैं सबसे अलग हुँ, अपने आप को एक महसूस करता था। इस तरह से भारतीय वायुसेना में भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद फिर एक होता है कि भई आपको कहाँ जाना चाहिए। हुँ, वैसे तो फ़ौज अपने हिसाब से भेजती है, मगर एक चॉइस भी माँगती है लोगों की जस्ट सैटिस्फैक्शन के लिए। जी, तो मेरी चॉइस थी या तो जे-एंड-के या असम, ओके, प्रेफ़रेंस जे-एंड-के की थी। तो लोगों रीज़न ने कहा बीइंग? कि आप जे-एंड-के क्यों जाना चाहते हो? हाँ, बोला मैं 5-6 साल के लिए नौकरी करनी है, ओके, उसमें बहुत कुछ सीखना है और यदि बस पीस एरिया में रहूँगा तो मैंने बॉर्डर तो हुँ, देखा ही नहीं, जो मेरा सपना था कि मैं बॉर्डर देखूँ। तो जे-एंड-के में मेरी ट्रांसफ़र हुई, वहाँ जाकर मैं करगिल, थ्वाइस, लेह, लद्दाख, अवंतीपुरा ये जितना भी एरिया था हाँ बॉर्डर जी, एरिया हाँ जी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये वो सारा, इस बॉर्डर पे काम करने का बड़ा मौका मिला। -12 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस और 16-16 17-17 फीट बर्फ के पहाड़, उनके ऊपर काम करने का मौका मिला। एक अद्भुत अनुभव और एक मतलब एक तरह से ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लर्निंग, हुँ, एक जीवन में कैसे जब कोई मुसीबत आती है तो ताकत कैसे हुँ। बनती है, वो वहाँ जाकर मैंने सीखा। सर मैंने आपकी किस्से सुने हैं कि आपने सैलरी वापस कर दी थी। जैसे 16 तारीख को मैं कैंप में पहुँचा था, 15 हाँ तारीख जी। को, 16 से उन्होंने मेरे को ड्यूटी पे लगा दिया और ड्यूटी पे लगाने के बाद कोई काम नहीं दिया। जब ट्रेनिंग सेंटर से आते हैं तो ऐसा ही होता है, जैसे रिहर्सल होता है ना, रैगिंग सी होती है मतलब यार लोगों की तो, "अरे हाँ, कर हाँ। लेना अभी काम, कौन-सी जल्दी पड़ी है? हुँ, हुँ। अभी तुम 20 साल के लिए बॉन्ड पे साइन किए हो, तो अभी बहुत सर्विस बाकी है आपकी।" तो मैंने उनको कई बार कहा कि मैं सर मेरे को काम जो आता है ना ट्रेनिंग सेंटर, उसका मन बहुत करता है काम करने का, क्योंकि अभी तक तो वो एज ए ट्रेनीज रहा है। अब वो कहा कि मैं काम कर लूँ, वहाँ कोई मौका नहीं मिला काम करने का। 16 बीत गई, 17 दिसंबर हो गई, 18 दिसंबर हो गई और 31 दिसंबर को सैलरी डे था मेरा। तो मेरे अफ़सर ने कहा कि लो भैया ये आपकी 700 800 900 कितने रुपए उन्होंने मेरे हाथ में थमाए। मैंने आधे रुपए जेब में डाले, आधे रुपए उसको पकड़ा दिए। बोले ये क्या है? हमने बोला जी मैंने तो 15 दिन ही काम किया है, वो मैं ले लिया और ये मैंने कोई काम नहीं किया, केवल चाय पी है, चाय बनाई है, तो उसका कोई इतना मेहनताना की आवश्यकता नहीं है। देन ही सेड आपको पता है कि कोई चीज़ मना करना एक आपके लिए ये ऑफ़ेंस होता है। बोला आई नो वेरी वेल, पर हुँ, मेरा जो मन का ऑफ़ेंस है वो बड़ा ऑफ़ेंस है। तो मैं बड़ा ऑफ़ेंस की बजाय छोटा ऑफ़ेंस कर लूँ क्या इसमें कोई नुकसान नहीं। तो मेरे को चार्जशीट रेज़ कर दी गई थी उसी टाइम के। लोगों ने कहा कि तेरा तो एंट्री चार्जशीट से हुई है, आगे बता तेरा क्या भविष्य होगा? मेरा जो होगा अच्छा होगा। पर मेरा कांसेप्ट क्लियर है कि नो काम नो दाम। उसके बाद मेरा कमांडर बड़ा खुश हुआ एंड ही सेड कि कल के बाद आप मेरी केबिन में मेरा एसओ बन के बैठोगे।
जो लोग 15 साल में एसओ बनते हैं, मैं 15 दिन में एसओ बन गया था। Yeah. तो ये पावर है आपके परसेप्शन की। मतलब आप हमेशा ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले देखो जो आप कर रहे हो, उसमें एक ओवरऑल सोचोगे तो आपका व्यक्तिगत फ़ायदा कितना है, एक Hmm. सामाजिक फ़ायदा कितना है, एक राष्ट्रीय फ़ायदा कितना है। व्यक्तिगत फ़ायदा तो आपका कुछ दिन के लिए खत्म भी हो जाएगा, पर Hmm. दूसरे फ़ायदे हैं ये आपको लॉन्ग टर्म में आपको लाभ देंगे। खैर सर, मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा कि आर्मी से आपने ऐसे क्या स्किल सीखे जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप में काम आए? हाँ बट जी। बिफोर दैट, सो आई वांट टू नो, क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब जिनको मिलती है, एंड हमारी कंट्री में आज भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो एक बारी जब गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उससे बिज़नेस में स्विच करना, सो दैट इज़ वेरी रेयर एंड वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था, like during your when you were in Indian Air Force, और before that और after that, कि आपको लगा कि नहीं यार, आई शुड डू माय ओन बिजनेस? मैं जिस कुल में जन्म लिया वो बाय डिफ़ॉल्ट वेस्ट कुल था, बिज़नेस खून-खून में अपने आप ही भ भर हाँ जी। जाता है। पर एक मन में एक वो था कि यस आई शुड बी इन डिफेंस 5 प्लस ईयर्स, 5-6 साल में मैं रहूँ। और मन का जो था कि वहाँ मेरे को बहुत कुछ मौका मिलेगा करने का और सीखने जी। का। बट 80 से 85 तक, 86 तक ना कोई वार हुआ, ना कुछ हुआ। एक ज़रूर ब्लू स्टार हुआ 84 में, हम्म। और उसमें भी मैं दोनों हाथ खड़े कर कर कहा कि भई यदि कहीं मेरा योगदान हो, तो मेरे कमांडर ने मेरी बात सुनकर राजा सासी एयरपोर्ट पे मेरा टेम्परेरी 2 वीक के लिए ट्रांसफ़र किया। बट एयरफ़ोर्स का कोई रोल रहा नहीं वहाँ पर, आर्मी ने जो यस, करना था यस। किया। तो वहाँ भी मेरे को कुछ ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला। जहाँ भी कुछ छोटा-मोटा वार एक्सरसाइज़ होती थी, वहाँ मैं वॉलंटियरली सबसे आगे रहता था। बट इट वाज़ एक्सरसाइज़, तो कोई हाँ। वार का मौका नहीं मिला। तो 5-6 साल के अंदर मेरा मन था कि मेरे को सीख कर जो भी करना है, करना है। और उसके बाद करना क्या है, ये मेरे पास कोई ज़्यादा स्कोप नहीं था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि मैं करना क्या है। डिफेंस में रहकर जब एवरी डे जब किसी ऑफ़िसर की ट्रांसफ़र होती है, तो वहाँ पर 2-4 मेरे जान-पहचान के अफ़सर भी थे, तो उन्होंने भी कहा कि भई थोड़ा-सा मदद करनी है। तो मैं देखा कि जो ट्रांसफ़र का जो जॉब है, बहुत पेनफुल है। हम्म। और एक ही चीज़ सीखी है, मोर पेन मोर गेन। मतलब ये पेनफुल एरिया के यदि मैंने हाथ लगा लिया, हम्म। तो मैं समझता हूँ कि इसको मैं अच्छा कर पाऊँगा। छुट्टी आया, बातचीत करी, जो बड़े भाई थे पहले से ही वो किसी ट्रांसपोर्ट में सर्विस करते थे, ईटीओ ट्रांसपोर्ट। तो वहाँ ट्रांसपोर्ट में सर्विस करते तो उनके साथ 1-2 बार उनके साथ दफ्तर में जाने का मौका मिला। मेरे को लगा कि ये तो सबसे आसान काम है, इसमें कोई ख़ास मुश्किल वाला काम नहीं। वापस गया, मेरे कमांडर को मैंने कहा कि मेरे को अ, जल्दी एयरफ़ोर्स से विदाई लेनी है। बताओ क्या फ़ॉर्मेलिटी करूँ, कैसे करनी पड़ेगी? उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट अ राइट टाइम। मैं ओके। बताऊँगा राइट टाइम आएगा तो। मैं बोला कि चलो जैसे आपकी मर्ज़ी। जनरली जो लोग काम करते हैं, क्योंकि एयरफ़ोर्स के अंदर जो जिस ट्रेड में मेरा ज़िम्मेवारी थी, उसके अंदर 6 घंटे की ज़िम्मेवारी होती है। आप कंटिन्यू 6 घंटे से ज़्यादा काम करोगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, ओके। और जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ कभी गलती होने के चांसेस भी है। ओके। तो ऑलवेज़ आई यूज्ड टू वर्क ओनली 6 आवर्स। मैं खाली था, 5-6 साल के बाद नौकरी भी छोड़नी थी, अनुभव लेना था 10-12 साल का। हाँ। तो मैंने मेरे कमांडर को कहा कि सर मैं क्या डेली 2 शिफ्ट में काम कर लूँ क्या? हम्म। एक सुबह 7 से 1 और 1 से 7 की छुट्टी, 7 की रात के बाद 1 बजे तक। इनकी ऐसे 2 शिफ्ट कर लूँ क्या? उन्होंने कहा क्या करोगे करके? यहाँ तो कोई ओवर टाइम का सिस्टम नहीं होता। हाँ। बोला जी मेरा ओवर टाइम नहीं, बट मेरे को काम सीखना है। हाँ, काम सीखना है और 6 साल की नौकरी में 12 ऐसा साल का है। अनुभव लेना है। हाँ। तो उसने देखा ये तो बड़ा अलग ढंग का आदमी है, बट एनी हाउ मेरी बात मान ली और कहा कि यस यू कैन डू इट। तो इस तरह से मैं पर डे की 2 शिफ्ट करता था और 6 साल के अंदर 12 साल का अनुभव लेकर आया। एक और इत्तेफाक सा हुआ, 85 की बात होगी मोस्ट प्रोबब्ली 84-85 की। जब हम वेदर देखते थे तो हम सब मैनुअल देखा करते थे और आइसोग्राफ अपने चार्ट के ऊपर डाल देना, और जहाँ से एयर प्रेशर होता है वो लिखते रहना जी। मिलीबार के अंदर। फिर एक ग्राफ बनता है, उससे वेदर वार्निंग और वेदर की फोरकास्टिंग और वेदर का जो होता है उससे पता लगता रहता है। कहाँ लो प्रेशर है, कहाँ हाई प्रेशर है। वो हाई से लो चलता है, वो सिंपल साइंस है वो।
तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने पास एक सैटेलाइट जो है इनसेट बी, उसकी एक मशीन आ रही है। अब Okay. आगे से हम अप टू 35,000 फीट फ्रॉम ग्राउंड हम वेदर की फोरकास्टिंग खूब आराम से कर पाएंगे थ्रू दैट मशीन। अब मैनुअल नहीं होएगा, मैनुअल नहीं होगा, ऑटोमेटिक ऑफ कोर्स मैनुअल भी होगा, बट स्लोली स्लोली हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, पर टेक्नोलॉजिकल उसमें एक्यूरेसी आएगी। जी। तो फिर उसके बाद फिर वो मशीन आ गई सैटेलाइट, हाँ हमारी, जी, हाँ। और ट्रक वाला जैसे होता है, फ्यूल ट्रक वाला आया था, वो रख के चला गया। मैं वहाँ से निकल रहा था, अंदर से बड़ी खुशी थी कि चलो ये मशीन तो अब हमको कुछ नया देखने को मिलेगा हम्म, और नया करने को मिलेगा। रात को जब उठा अपने बाथरूम जाने के लिए, तो देखा कि अरे पूरी बर्फ गिर गई। एकदम ध्यान में आया कि वो मशीन के ऊपर तो बहुत बर्फ गिरी होगी, हाँ, और जब बर्फ पिघलती है तो पानी बनती है, पानी बनता है तो अंदर जाएगा, लकड़ी अंदर की जाएगा। पेटियाँ थी। और ये मशीन सर्विसेबल की बजाय अनसर्विसेबल हो जाएगी। इतने सालों से इंतजार था, अब पता नहीं फिर दोबारा आएगी नहीं आएगी, खराब होगी। तो जूते पहने, कपड़े पहने बर्फ के, और सब कुछ निकल के पड़ा उस तरफ। दैट वाज टू समथिंग 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर को बर्फ में चलना, जहाँ 6-6 फीट बर्फ पड़ी हो, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। और वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, वो आपने एक अपने इंटीग्रिटी हाँ, एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब चारदीवारी में काम करते हो एयरफोर्स के अंदर, एवरी इंच हमारा ही है, यदि हम सोचते तो। बिल्कुल, नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कि इन केस मैं नहीं जाऊं तो मेरे तो कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि मैं एक जूनियर था और हाँ, बहुत मेरे से सीनियर थे। फिर भी मन किया, वहां गया, मशीन को पहले सारी बर्फ उतारी, उसके ऊपर से सूखी बर्फ है तो पानी नहीं होता। 22-23 साल का था, तो ताकत भी थी। वो सारी पेटियां नीचे अंदर हमने शेड के नीचे कर दी, और पेटियां शेड के नीचे करने के बाद आकर सो गया। पर खुशी बहुत थी मन में कि अभी मेरी मशीन खराब नहीं हुई। मेरा जो सेक्शन आईसी था, इंचार्ज ऑफिसर, वो पहुंचा 15 मिनट पहले। तो 15 मिनट पहले देखा तो मशीन तो सारी अंदर रखी हुई है। उसको देखा, यार हो क्या गया, कोई निशान भी नहीं किसी आदमी की। जो बर्फ में मैं गया था तो दोबारा बर्फ गिर गई थी, तो निशान भी दब गए थे। तो लगे निशान भी नहीं है, अपने आप हो क्या गया, कौन सा जादू हो गया। तो मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, जब मैं वहां से पास कर रहा था, मैं गुड मॉर्निंग करके बोला, सर वो कल रात को क्या कि मेरे को नींद नहीं आ पा रही थी, वो मैं नहीं करती। बोले यू। तो देखा कि यार ये तो ऐसा पागल पूरे कैंप के अंदर एक ही है। आदेश देने के बाद तो एवरीवन हैज टू मूव, जाना ही है, बिना आदेश कोई जाता नहीं। तो अंदर जाकर उन्होंने मेरे विंग कमांडर निगम साहब को कहा, सर आज इसने रमेश ने ये किया। ही वाज सो हैप्पी। उसने हक किया, उसने कहा कि आपने मेरे से 1.5-2 साल पहले पूछा था कि मैं एयरफोर्स से जाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा था कि ना, अब जा सकते हो आप। तो बोले जी अब क्या हुआ? तो उनके जो वर्ड्स उसने कहे, तो मेरे को आज तक याद है कि अब तुम्हारे पास तो डिग्री मलकाना आ गई, डिग्री ओनरशिप आ गई। ओके, डिग्री मलकाना उर्दू का लफ्ज है, डिग्री मालिक। ओके, जैसे एमबीए मार्केटिंग, हाँ जी, एमबीए एचआर, तो हाँ, मेरे पास एमबीए ओनरशिप आ गई। मतलब ओके, कि आप सर्विस में रहते हुए आपको मालिक का बोध है, ये मैं आज कह सकता हूँ, और वो डिग्री मैं आपको दे रहा हूँ। क्या बात है सर। अब आपके पास ये डिग्री, आप किसी भी तरह कैश करा सकते हो, अब आपको कोई हराने वाला नहीं, और अब मैं आपको खुशी-खुशी विदा करता हूँ। तो वो मेरा सबसे सुखद दिन था, खुशी का दिन था कि मतलब कि आज मेरे पास डिग्री मलकाना मिल गई। सर जो आपकी जर्नी है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वन ट्रक एंड नाउ आई गेस यू आर एडिंग एवरी डे, यू आर एडिंग वन ट्रक 1 ट्रक पर डे। per day. Sir, what is that value, one value that you stand by? कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये धंधे में होना ही होनी चाहिए ये वैल्यूज। 2 चीज़ यदि मैं कहूँ कि अब कोई अपना इष्ट देवता मानता है, कोई किसी देवी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, किसी भगवान को मानता है। यदि मेरे से पूछे तो मेरा इष्ट देवता मेरा क्लाइंट रूपी भगवान है, जो साक्षात्कार मेरे से मिलता है, मेरे से बात करता है, मेरा हाल-चाल पूछता है, मेरे को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी देता है, कई बार झगड़ता भी है, कई बार गुस्सा भी होता है, धमकाता भी है, पर अल्टीमेटली मेरा भगवान है वो। मैंने उसको भगवान माना है, मैंने उसकी तकलीफ को समझा है, रिज़ॉल्व करने की लास्ट तक कोशिश करी, और अक्सर ये होता है कि मेरा भगवान मेरे दरवाजे के पास यदि आ गया, मेरा सौभाग्य है, और वो नाराज़ होकर ना जाए। बस इसके ऊपर मैंने काम किया, और इसने ही मेरे को ताकतवर बनाया। तो हम हमेशा कहते हैं कि वो भगवान जो अपने मंदिर में है, पता नहीं अपने को कब दर्शन देगा, कब मिलेगा, कब नहीं। पर आपके घर पे जो एवरीडे जो भगवान आता है ग्राहक रूपी,
आप उसको पूछ लो, व्यापार का तो वही फ़र्ज़ है। दूसरा, जब थोड़ा काम बड़ा हो जाता है, जी। तो आपके सहयोगी काम करते हैं, साथी काम करते हैं, कुलीग काम करते हैं। उनको हम एक साधारण कर्मचारी मान के उनके साथ व्यवहार करते हैं। हुँ, मैंने कहा कि ये मेरे हनुमान हैं। जैसे भगवान ने अपने हनुमान को प्यार दिया, हुँ, मान दिया, सम्मान दिया, यदि हम उसी का कुछ हमारे कर्मचारियों के साथ मान-सम्मान दें, तो मेरे पास 100 हनुमान हो जाएँगे, 200 हनुमान हो जाएँगे। तो एक हनुमान ने इतना तहलका मचा दिया, तो 100-200 तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो एक भगवान, एक हनुमान, दोनों की जोड़ी, बस मैंने इनको पूजा और मैं यहाँ खड़ा हो गया। सो यू सेड कस्टमर इज़ गॉड, है ना? तो कंप्लेंट्स तो बहुत आती हैं कस्टमर्स की। ऐसी कोई कंप्लेंट जिसको आपने, या आप बहुत कंप्लेंट्स पर्सनली भी सॉल्व करते होंगे, बट ऐसी कोई कंप्लेंट जिससे आपको भी लर्निंग मिली है, या वी कैन प्रूव कि हाँ जी कस्टमर इज़ गॉड? तो जिस तरह का हमारा बिज़नेस है, बिकॉज़ हमारा बिज़नेस है बी टू सी। जी। बी टू सी में जैसे हम 1,60,000 लोगों का सामान 1 साल में शिफ्ट करते हैं। तो बी टू सी के अंदर हस्बैंड-वाइफ और अक्सर मान लो 1 या 2 बच्चे, जी। 4 लोगों का ग्रुप होता है। कई किसी घर में माँ-बाप भी होते हैं, तो एवरेज 4 का। इन चारों को खुश करना बड़ा मुश्किल है। हुँ, बच्चे की खिलौने से यादें जुड़ी हुई है, हाँ, बूढ़ी माँ की अपने पुराने जो सामान है उससे यादें जुड़ी हुई है। पत्नी का देखा कि हाँ, ये मेरा तो सामान ये सारा अभी-अभी लेकर आई हूँ, ये बढ़िया वाली फ्रिज, बढ़िया वाला टीवी। हुँ, और श्रीमान जी कहते हैं कि मेरी किताब, पुस्तक, मेरी फाइल, मेरा लैपटॉप, मेरे कंप्यूटर ये जाने चाहिए। तो हुँ, सबका ध्यान देखना, ये हमारा काम है और तरीके से देखना। एक इंसिडेंट है छोटी-सी, जी। इंसिडेंट तो बहुत है मगर एक है वो मैं आपको दोहराऊँगा। एक श्री राम ग्रुप के उषा जो है उनकी 99-98 या 2000 की बात है। उन्होंने एक संदूक किसी एग्ज़िबिशन से मोल लिया था बॉम्बे में और उनको यहीं कहीं आरपी रोड पे कहीं दिल्ली में आना था। ओके। अच्छा सुंदर संदूक संदूक था, लाख सवा लाख रुपए का। वो हमारे को दे दिया। दुर्भाग्य से हमारी गाड़ी कहीं उदयपुर के पास में एक्सीडेंट हो गई और जब सूचना मिली तो हमारा फर्ज़ क्या था कि एक फ़ॉर्म भरवाते हैं हम इंश्योरेंस क्लेम के लिए। उस टाइम सभी का इंश्योरेंस होता है हमारे। ओके। जो क्लेम भरने के लिए एक व्यक्ति धनंजय प्रसाद वहाँ पहुँचा और मैडम से सूचना भी देनी थी कि भई क्यों भरवा रहे हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, संदूक के टुकड़े हो गए और उसमें ड्राइवर की हुँ, भी मौत हो गई थी क्योंकि हेड कोलिजन हुआ था आपस में। पहुँचते ही मैम ने कहा कि गाड़ी आ गई क्या? तो अब वो बेबाक-सा हो गया, उस पे वो शब्द नहीं थे कि मैं क्या हुँ, बोलूँ अब? हुँ, वो देखता रहा, सुनता रहा, उसके बाद लास्ट में उसने क्या बोला, मैम नहीं ये गाड़ी आएगी, मैं तो केवल देखने आया हूँ कहाँ से ट्रक आएगा। उसे फ़ोन किया कि मैम तो ऐसे बात कर रही है, क्या कहूँ मैं, क्या जवाब दूँ? हुँ, तो हमारे यहाँ ऑफ़िस से आंसर मिला कि भई आप एक बार है ना, ये मैम से पूछो इसमें था क्या? उन्होंने कहाँ से लिया था और क्या-क्या चीज़ थी? उसने पूछा कि संदूक था, वो एक एक्ज़िबिशन से लिया था और ये 1,07,000 या 8,000 का ये संदूक आया था। तो उसने फिर पूछा, तो कहा कि बम्बे में अपने को फ़ोन करो कि उसी एक्ज़िबिशन में जाए, उसी ग्राउंड में जाए और वो देखें कि संदूक अवेलेबल है क्या? जब वो बेचने वाला आया तो काफ़ी संदूक हो गए उसके पास। तो उस आदमी ने संदूक उठाया, छोटी-सी पैकिंग करी, एयरलिफ्टिंग किया और दिल्ली भेज दिया। उसके बाद उसी तरह एक टेम्पो में डालकर डिलीवरी किया। मैडम को वो बहुत एकदम बिल्कुल जैसा था वैसा आ गया। तो हमारे व्यक्ति ने कहा था कि मैम जैसा था वाला नहीं है, ये दूसरा है। आप वाला तो खत्म हो चुका था मगर ये कहने के लिए हम आपके पास आए थे और आपका जब भाव देखा तो फिर समझे हाँ, कि एक बार कोशिश की जाए। वो कोशिश की, हमको मिल गया एंड शी वाज़ वो उनकी आँखों में नम थी उसकी आँखें, आँसू भर गए थे क्योंकि उनको। सर इनमें वैल्यू से ज़्यादा, हाँ, अमाउंट से ज़्यादा एक इमोशंस भी इमोशंस है। था। उतने बड़े घराने की महिला, हाँ, उसको क्या फ़र्क पड़ता है लाख सवा लाख से। हुँ, उसने एक वर्ड्स यूज़ किए उस टाइम पर हमारे मैनेजर के सामने कि एपीएमएल यानी कि अग्रवाल पैकमोर लिमिटेड, यू डोंट कैरी ओनली गुड्स, इवन यू कैरी इमोशंस। क्या तो बात हमने उस दिन के बाद हमारे नाम के है। पीछे लिखा इमोशंस कैरियर। तो क्या हम बात आज केवल गुड्स तो कैरी करते ही हैं, साथ इमोशंस भी कैरी करते हैं। उसके बाद जैसे क्लाइंट को सैटिस्फाई करना और होता है, उसके बाद जो लाभ हुआ वो अद्भुत। उसने अपने हस्बैंड से हमारे को इंट्रोड्यूस किया। हुँ, बोला कि आप हमारा
एयर कंडीशन के जो होते हैं ना ये मशीनें होती है जो पीछे लगती है। जी, जी, जी। हाँ, तो हाँ। क्या ये कैरी करोगे क्या? जी, कर लेंगे। तो मैंने 2 या 3 साल में मेरे को याद आ रहा है कि मैंने करीबन 25 करोड़ का काम किया होगा उनका। प और 25 करोड़ में से यदि 10% भी कमाया होगा, 6% भी कमाया होगा, तो 2 ढाई करोड़ तो कमाया होगा। मतलब सर, एक अच्छी इंटेंशन हो, हाँ, तो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हाँ। है। और एक किस्सा और मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा। आपने जब इलेक्ट्रॉनिक्स में डैमेज होता था और कस्टमर आपके पास आता था, उसका एक इंसिडेंट बताइए सर? 2 तरह के डैमेज होते हैं जो जनरली हम मॉनिटर करते हैं। एक तो होता है आउटर, हुँ, जब आप कोई सामान लेके जाओगे, तो आपके कोई डेंट लग गया कोई मशीन के, कोई एसी के, कोई हुँ, हुँ, किसी तरह का, तो वो ईज़िली नोट हो जाता है। और एक है अंदर जो कंपोनेंट्स है, कोई सोल्डरिंग खराब हो गई, कोई आपका अलाइनमेंट खराब हो गया, कोई आपका चीज़ें डिस्प्लेसमेंट सी हो गई, मतलब बाहर से कभी नहीं दिखता। हाँ, वो सामान चलता तो है, वो आइटम कुछ काम तो करेगी, मगर उसकी कंडीशनल वारंटी जो होती है, जैसे 11 साल की है, 10 साल की है, 9 हुँ, साल हुँ, की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जनरली 8 साल की होती है। जी, वो 3-4 साल के अंदर वो सर्विस स्टेशन में रिपेयर के लिए आ जाता है। ओके। अगर गुड्स ट्रांसफर होते हैं एंड पैकिंग होती है, उस केस में? किसी तरह भी, मतलब वो इंटरनल डैमेज दिखते नहीं। ओके, तो हमारी एक स्टडी हुई कि ये इंटरनल डैमेज 38% जो टाइम से पहले आ जाते हैं, जिसमें जनरली टीवी बहुत आते हैं। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि इसका करें क्या? तो एक व्यक्ति ने आकर कंप्लेन की कि मेरा जी। टीवी आपका आया हाँ, था और 6 महीने पहले इट वाज़ वर्किंग वेरी नाइस, पर आज काम नहीं कर रहा। वो 6 महीने बाद आपके पास आया 6 कि मेरा महीने के टीवी बाद नहीं आया। चल रहा? तो हमारे लोग जनरली क्या कहते हैं जी, अब 6 महीने हो गए, अब आपकी काम वाली बाई से गिरा है, क्या हुआ हुँ, है, पानी गिरा, क्या हुआ? नहीं, और अ, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा फिर वही मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये कौन आया? बोले जी, एक व्यक्ति, व्यक्ति नहीं है, क्लाइंट है। क्लाइंट कौन? भगवान। भगवान झूठ बोलता है क्या? नहीं बोलता। तो उसको सच मान के आप इसकी क्लेम लॉन्च करो। करेक्ट। क्लेम लॉन्च की। उसपे फिर इंटर्न हमारे पास आते रहते हैं। उस हुँ, टाइम पर लकीली कोझिकोड आईएम के बच्चे आए हुए थे। ये ओके। केस स्टडी हमने उनको दी कि ये बताओ ये टीवी खराब कैसे हुआ? पहले घर में गए, टीवी का सर्वे किया। एलजी का टीवी था, फिर एलजी के शोरूम में गए, टीवी के खराब होने के कारण बताओ, उसने बताया कि पानी गिर जाए, हथौड़ी मारे, नीचे गिर जाए। फिर हमारी पैकिंग पे गए कि हम पैकिंग करते कैसे हैं? तो न तो पानी गिराते थे, न नीचे गिराते थे, मगर हथौड़ी ज़रूर मारते थे। हुँ, लकड़ी की क्रेटें में बनाते थे, जैसे आम की पेटी होती है। बोला कि हाँ, ये दोष है कोई न कोई। फिर उन्होंने और डीप में गए, इंजीनियर को साथ में किया। तो पता लगा कि एक हथौड़ी जब हम टीवी के पैक करने में, लकड़ी की पेटी बनाने में लगाते हैं, हुँ, तो इसकी 1 महीने की लाइफ कम होती है। और इस तरह से 46 टू 48 हैमर मारने पड़ते हैं हमारे को टू पैक द टीवी, द नेल को टाइट करने के लिए। ओके। तो जो टीवी की लाइफ है 8 साल की, एक शिफ्टिंग में हम 4 साल की कर देते हैं। वी चार्ज मनी, ओके। बट वी मेक दैट लाइफ मिज़रेबल और 50%। तो उससे पता लगा कि अब ये हैमर हटाना पड़ेगा। तो हमने फिर उसके बाद स्टील की क्रेट यानी कि स्टील का बॉक्स बनाया, हुँ, जिसमें हिंज लगा दिए और उसमें अंदर फोम लगा दिया, और वो टीवी हम उसमें डालते हैं। और जो हमारा 20-22 मिनट में पैक होता था, ये 30 सेकंड में पैक होने लग गया। डैमेज होता था वो ज़ीरो हो गया। और उसके बाद हज़ारों पेड़ कटते थे हुँ, हुँ, उन लकड़ी की क्रेट बनाने के लिए, वो ज़ीरो हो गए। तो ये एक नई चीज़ हुई। और जो खर्चा लगता था पैकिंग पे, क्योंकि लकड़ी की क्रेट का यूज़ एंड थ्रो है, वो ₹600 की बनती थी। आज मेरा जो स्टील का बॉक्स है, हुँ, ऑफ कोर्स इट इज़ अ कॉस्ट इज़ 3000 4000, पर मैं इसको 30 टू 40 टाइम यूज़ करता हूँ, तो ₹100 की कॉस्ट आती है। तो ₹150 मैं चार्ज कर लेता हूँ। ये दूसरों के लिए, पैकर्स के लिए बाउंड्री है। ओके। कहने का मतलब है कि मैं उस ग्राहक की, यानी कि उस भगवान की कंप्लेन को सुना, तो मेरे को ये तोहफा मिला। बिल्कुल। आजकल बहुत ग्लोरीफाइड लॉजिस्टिक पार्टनर्स आ चुके हैं, स्टार्टअप जिनको कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ज़ोमैटो हो गया, डिलीवरी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। दे आर ऑल्सो लॉजिस्टिक पार्टनर्स ओनली। केपीआईज़ होते हैं उनके यहाँ, कुछ की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो उन लोगों के मेजरली जैसे होते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए एक दिन में, कॉस्ट पर ऑर्डर या रेवेन्यू पर ऑर्डर कितना रहा। तो आप लोगों के लिए क्या कीपीआईज़, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं तो मेजरली लॉजिस्टिक पार्टनर्स आर लॉस मेकिंग।
और दे आर फंडेड। तो आप लोगों के लिए क्या मैट्रिक्स रहते हैं? एंड यू हैव बीन इन द बिजनेस फॉर लास्ट 40 इयर्स, सो व्हाट इज दैट थिंग दैट आप लोग ट्रैक करते हैं बिजनेस में यहाँ तक रहने के लिए? हमारे बहुत पुरानी कहावत है कि दादा लो पोता वरतो, ओके। सुना होगा। ओके। यानी कि दादा ने कोई आइटम ली, हाँ। ग्रैंडसन तक उसको यूज कर रहा है कि इतनी सॉलिड आइटम होती है वो। हम्म। तो इसलिए जब ग्रैंडफादर ने बिजनेस शुरू किया, उसके बाप भी कंटिन्यू कर रहा है और पोता भी कंटिन्यू कर रहा है। नहीं तो आपने हिंदुस्तान या वर्ल्ड के अंदर एक स्टडी है, उसमें तीसरी पीढ़ी में 12% बिजनेस रह जाता है। बिल्कुल जो बिल्कुल आदमी ने बिजनेस बिल्कुल। शुरू किया तीसरी हाँ पीढ़ी हाँ में, हाँ जैसे हाँ 100 लोगों ने शुरू किया, अच्छे अच्छे घराने थे, हाँ। और तीसरी पीढ़ी में 12% ही वो बिजनेस 12%। चालू रहता है। बिल्कुल। 88% जो लोग हैं, या तो नौकरी कर लेते हैं या उसका कमाया हुआ को खत्म कर वो देते खत्म हैं। कर देते हैं। बिल्कुल। ये किया रहता है कि उसने वैल्यूज के ऊपर काम किया, हम्म। ग्राहक की वैल्यू समझी, हम्म। उनकी पूजा की। नेक्स्ट पीढ़ी ने, भाई आ गया तो आ गया, चला गया चला गया। हम्म। तीसरी ने, उसने खुद का कभी मिलना जुलना ही नहीं, बोर्ड लगा दिया हमारे पे, लेके जाओ तो नहीं लेके जाओ। तो ग्राहक हम्म। के जो भाव और जो वैल्यूज है, जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, उनसे सिंक नहीं होगे, तो आपका व्यापार चलता नहीं। आज के एक दो स्टार्टअप का मैं नाम बिना नाम लिए कहता हूँ, मेरी लॉजिस्टिक कंपनी में भी आए थे और अच्छे आईएम और आईआईटी कुछ पढ़े हुए लोग थे। जी। पर्सनली मैं उनसे मिला कि मलाकी भी आपके पास तो ये 1800 करोड़ रुपए का धन मिल गया। बोला जी, हम बस जल्दी जल्दी, मतलब उनका वर्ड थे, इसको तो हम फूंक देंगे। तो मैं एकदम, अभी लक्ष्मी को फूकना हमारे तो अच्छा नहीं मानते। मतलब उसी दिन समझ लो कि रूठ गई रश्मि तो। पर किसी ने दे दिए, तो धीरे-धीरे करके उन्होंने क्या ग्राहक बनाए, उससे उन्होंने अपनी बैलेंस शीट प्रोजेक्टेड बनाई। 10 साल में ये कर लूँगा, 20 साल में ये कर लूँगा। और उनके साथी होते हैं, वो भी आईएम, आईआईटी पढ़े होते हैं, और धन देने वाले भी आईएम, आईआईटी पढ़े होते हैं। तो एक जगह एक पार्टियों में उनका मिलना-जुलना होता है, और उनका धन खुद का नहीं होता, उनका भी पब्लिक का धन होता है। तो वो बाँटने के लिए उनको ज़्यादा दर्द नहीं होता, और इनको लेने के लिए दर्द नहीं होता। तो सबसे पहले धन लेते ही अपना फार्म हाउस लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं। तो हमारे क्या होता है कि धन यदि कहीं से लिया भी है, तो वो व्यापार के लिए, तो व्यापार में ही लगेगा। अपनी जो पुरानी फिएट कार है, तो अपन उसमें चल पड़ेंगे। अपने को ज़्यादा उसके लिए दिक्कत नहीं है, कि वो दूसरे की अमानत है। तो जिस व्यक्ति ने ग्राहक को पूजा, ग्राहक के लिए काम किया, नंबर्स ऑफ ग्राहक के लिए नहीं, ग्राहक के सेटिस्फाई के नंबर चाहिए हमारे को, नहीं कि नंबर्स चाहिए। अब कुछ लोगों ने कहा कि 5000 ग्राहक बना लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू उसके हिसाब से लगती है। हमारे 5000 ग्राहक से बनो या 500 बनो, बट सेटिस्फाइड बने। तो जैसा तो अभी हमने आपने बोला, एक हाँ, ग्राहक को आपने सेटिस्फाई करा आउट ऑफ गोइंग लाइक इमोशनली, मतलब आपने उनको वो करा, एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनती थी, एंड उस एक क्लाइंट से आपको कितना काम आ गया। मतलब मेरा जिम्मेवारी ही समझता हूँ। हाँ। मेरा ग्राहक मेरे साथ जुड़ गया, यदि वो दोबारा नहीं आया, तो मेरे हाँ। में कोई कमी है। हमारा केवल टारगेट है कि वी शुड हैव मोर सेटिस्फाई कस्टमर, नंबर्स ऑफ सेटिस्फाई कस्टमर, वो मेरा टारगेट है, रादर देन नंबर्स ऑफ बुकिंग। आजकल ना यही हो गया कि अगर शिफ्टिंग करनी है तो अग्रवाल पैकेज एंड मूव एक सिनोनिम बन चुका है। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, शिफ्टिंग करनी है तो अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स, तो एक ब्रांड वैल्यू है। तो देयर आर टू क्वेश्चंस टू इट कि आर यू एबल टू चार्ज अ प्रीमियम बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू, एंड दूसरा है डू यू चार्ज अ प्रीमियम बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू? नहीं, हमारा एक ही कंसेप्ट है, सिंपल सिस्टम। जो एक होता है आपका ग्रोस प्रॉफिट, एक होता है पैट जिसको बोलते हैं। जी। हम अपना बेस बना रखा है कि हम अन्ना रुपया, अन्ना ओके। रुपया मतलब 1 रुपए पे 6 पैसे, 1 रुपए पे 6 पैसे, अच्छा। ये हम अपना नेट प्रॉफिट अपना चार्ज करते हैं। 6% फिक्स्ड। यदि कोई ब्रांड के नाम से आओ या किसी के नाम से आओ, हम्म। मेरा तो ब्रांड के नाम से, क्योंकि मेरी कॉस्ट कम हो जाती है, हाँ। सामान कम सस्ते में मिल जाएगा। लोग हम्म। लेते होंगे, जो पेपर लेते हैं टनों के अंदर, मान लो एक्स रुपए किलो, मेरे को जी। सस्ता मिलता है। ट्रक्स यदि मैं आज 200-250 भी खरीदे हैं आइसर वोल्वो से या अशोक लेलैंड से, हम्म। तो मेरे को लाख सवा लाख रुपए लोगों से कम मिलते हैं। तो मेरे कॉस्ट ज़्यादा कैसे आएगी? हम्म। मेरा ब्रांड मेरी कॉस्ट कम करता है, मैं तो ऐसे समझता हूँ। रादर देन, और ब्रांड किसने बनाया? मैंने तो बनाया नहीं, मेरे क्लाइंटों ने बनाया। तो उनके बनाए हुए ब्रांड की कॉस्ट मैं क्यों लूँ? तो ये अपनी-अपना सोच का वो है। मेरी कॉस्ट कम होती है तो मैं कॉस्ट कम करूँ। हमारा एक फ़ॉर्मूला है, आना रुपया लेते हैं। तो आजकल
जितने भी स्टार्टअप्स हैं दे आर मेनली फोकस्ड ऑन ऑनलाइन पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट मैंने ये देखा है कि आप लोगों ने दो चीज़ पे बहुत फोकस करा है, एक रिपीटिव कस्टमर्स एंड दूसरा ऑफलाइन ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है सर आपकी, एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत है, तो उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी? देखो, हम हैं B2C, हम्म, हर घर में जाते हैं। मेरा क्लाइंट कहाँ पर है? एक अपार्टमेंट में, जी, एक कॉलोनी में। मेरा क्लाइंट किसी फैक्ट्री में हो सकता है, मगर ज़्यादातर अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में मेरा ट्रक जाता है। मेरा हम्म, बढ़िया-सी गाड़ी जो हम्म, हमने डिज़ाइन करवा रखी है, बढ़िया-सा लोगो लगे हुए, और उसके अंदर हिंदुस्तान में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वो एडिशनल फीचर हमारे इस गाड़ियों में होते हैं। जब भी कॉलोनी में गाड़ी रुकती है हम्म, और वो जब खड़ी होती है, जब उसकी टेल लिफ्ट नीचे धरती पे जाती है, उसके ऊपर आइटम रखे, देन टेल लिफ्ट लिफ्ट्स अप और उसको पुश करते हैं, तो कार रोककर लोग देखते हैं, ये क्या है भाई? तो वो जब काम करते हैं, तो लोगों का एहसास कराते हैं कि व्हाट इज़ पैकिंग, उनको दिखाते हैं, और वो दिखाया जाता है कॉलोनी के अंदर। मेरे गोदाम में आके तो कोई देखेगा नहीं। तो वो हमारा एक अच्छा है, जिसके कारण हमारी एक अपनी पहचान बनी, जिसको आप ब्रांड कहते हो। एक तो होता है बताना, एक जी, होता है दिखाना। जो दिखता है वो बिकता है, सही ऐसा बात है। एक मुहावरा सुना हुआ है। तो हमारी कोशिश है दिखाएँ हम, दिखाएँगे हम्म, कहाँ? कि लोगों के घरों में जाएँगे दिखाएँगे। हम्म, हमारे को मौका मिल जाता है, जहाँ 500 घर है, एक बार किसी की बुकिंग करने का, एक ट्रक जाने का मौका मिल गया। अब वो जी, एक ट्रक या एक ही घर को दिखाएँ या उसके 500 घर भी देखें। हाँ, जो यूनिक चीज़ होती है, वो आपको 500 दिखती है। हमारा ट्रक बना, एक आपको मैं ट्रक का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो जब हमारी गाड़ी की जो फ़ोटो देखते हैं वहाँ पर, हाँ, ऐसे हाँ, बेल्ट लगे हुए हैं चारों तरफ से, लकड़ी का प्रेस है, सारे चैनल लगे हुए हैं, टेल लिफ्ट लगी हुई है। तो हम ये कहते हैं कि यदि गलती से हमारे उस 500 मकानों में से 50 लोगों ने भी देख लिया, हम्म। इंटू 20, मेरा काम बन गया। 50 लोगों की टीम संभालना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। आप यू हैव थाउजेंड्स ऑफ ड्राइवर्स और कोई सामने तो है नहीं, दे आर ऑलवेज ऑन द मूव। ये आप कैसे इंश्योर करते हैं कि सामान सेफली पहुंचे? क्योंकि इतने एक्सीडेंट होते हैं आजकल, तो रोड एक्सीडेंट है, कभी ड्राइवर की नेग्लिजेंस, कभी आजकल अल्कोहल इफेक्ट भी होता है लॉन्ग ड्राइव पे, गड्ढे इतने होते हैं, तो गलती या ना गलती कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, डिलेज भी होते हैं, तो ऐसे क्या कंट्रोल्स आप लोग प्लेस करते हैं क्योंकि आपके सामने तो ड्राइवर है नहीं, वो ऑलवेज ऑन मूव है, हाउ डू यू मैनेज दी थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद यू? एक होता है ब्लू कलर, एक होता है व्हाइट कलर। जी, व्हाइट कलर को मैनेज करना मेरे को समझता हूँ कहीं न कहीं मुश्किल है, अच्छा, और ब्लू कलर को करना बहुत आसान है। ओके, वो क्या प्यार का भूखा होता है, दीवाना होता है हम्म, प्यार का। हमारे पास ज़्यादातर ब्लू कलर है। कुछ नहीं, उनकी समस्या को सुनो, घर में अपना कोई बेटा कोई गुस्सा भी हो गया, कुछ कर दिया, तो हम समझा देते हैं। तो इतना ही उनको समझाना होता है। हम सब लोग अपने घरों में अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। कई बार कंपनी में बड़े-बड़े अफ़सरों का भी मनाते हैं। पर वो बेचारी चाय पिलाने वाली का शायद किसी ने मनाया, हाँ, नहीं हाँ, मनाया हाँ, पता हाँ, नहीं। हाँ, याद ही नहीं रहता, ना वो कभी कहती। उसको ही खुद को नहीं पता होगा मेरा बर्थडे कब है। हमारे ड्राइवर जब हाईवे पे चलते हैं, एक का फ़ोन आता है कंट्रोल रूम से कि होशियार सिंह कहाँ पर हो? बोला जी अभी कोटा के पास हूँ, कोटा पहुँचूँगा आधे घंटे में। हाँ, बोला कोटा ब्रेक मारना, अपना कोटा वाला ब्रांच इंचार्ज आएगा, आपसे बात करेगा। जो ब्रेक मारता है और वो एक छोटा-सा गुलाब का फूल और 4 लड्डू उसको देता है कि होशियार सिंह हैप्पी बर्थडे। वो बोलता है कि किसका? बोला आपका? बोला मेरा? तो बोला डीएल देखो, डीएल हाँ, अरे यार तारीख तो है। तो न तो उसकी पत्नी का फ़ोन आता, न बेटे का आता, न माँ का आता, न किसी दोस्त का आता। और जब उसको रोड के ऊपर कोई चलते हुए हैप्पी बर्थडे कहते हैं, तो वो उसकी आँखों में आँसू होते हैं। ऐसा हमारे हम्म, एक माहौल है एक कर्मचारी के साथ, जिसको मैंने एक वर्ड कहा था हनुमान। ये सारे हनुमान हैं। हमने इन कर्मचारियों को हनुमान में कन्वर्ट कर दिया। अब हनुमान का दायित्व लंका में भगवान ने तो नहीं कहा हम्म। था कि ये करके आना, वो करके आना। हनुमान ने अपना निर्णय लिया ना, तो हमारे सारे निर्णय लेने वाले हनुमान नहीं है। सर आपके हाईवेज पे बहुत ड्राइवर्स के लिए शिविर, ये क्या कहते हैं आप, बहुत निद्रा दान के अंदर। निद्रा दान, ओके, हुँ। वो क्या है सर कॉन्सेप्ट? एक्चुअली जैसे हमारे हनुमान हैं, इनके साथ बैठते हैं। हाँ, हाँ, छोटा भाई है राजेंद्र, ओके, उसने ये अपना जब इसमें स्टेप इन किया था, तो वो हम्म, 11 महीने ट्रक चलाया था उसने, एंड ही वाज़ अच्छा, डूइंग मेडिकल साइंस। उसको डिसकंटिन्यू करके ट्रक सीखा, फिर वो एंट्री करी उसने। अलग ही उसका पैशन है। मतलब जब तक मैं ट्रकों वालों का, ड्राइवरों का दर्द नहीं देखूँगा,
इतने में इस लाइन में नहीं आऊँगा। हमने कहा ओके। कि माँ का बड़ा वो था कि अरे एक्सीडेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा। बोले कोई बात को नहीं, जिनको मैं हायर करूँगा उनका भी तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो 10-11 महीने वो गाड़ी चलाई, हैदराबाद से बम्बे, हैदराबाद से बैंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, खुद अपने आप। हैवी क्या? गुड्स लाइसेंस उसका आज भी उसके पास में है। वाह! तो उसने कहा कि अब हम कुछ ऐसा करें नया कि इन ड्राइवरों का मान-सम्मान बढ़े। हुँ, बदनाम क्यों हैं? क्यों एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट क्यों होते हैं? कि नींद की फटीग होती है। तो हुँ, इनको कोई नींद का कोई व्यवस्था की जाए। ड्राइवर को कहा कि ड्राइवर भाई सो जाया करो। हाँ, आप किसी की भिखारी को कहोगे कि भिखारी भाई अच्छा खाना खा लो नहीं तो हेल्थ खराब हो जाएगी। वो हुँ, कहेगा यार खाना ही कहाँ है? अच्छे की तो बात तो सही बात की बात बात। है। हाँ, ड्राइवर ने कहा नींद है कहाँ? बोले क्यों? सो जाया करो। हाँ, लेकिन रास्ते में जब सोएँगे हम तो डीज़ल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, जेब में पैसे हैं इसकी चोरी हाँ, और बड़े-बड़े मच्छर और कई बार तो पार्किंग में पुलिस वाले डंडे, हमको सोने कौन देता है? ऑफ सही कोर्स बात है। हम 2 घंटे 50 मिनट करीबन रेस्ट करते हैं। एक ड्राइवर सामान्य 6 घंटे करना चाहिए, वो 2 घंटे 50 मिनट भी सो पाता है। पूरे दिन पूरे में? 24 घंटे की बात 24 कर रहा घंटे हूँ। में? अच्छा, ये केस स्टडी है। तो उनके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। नींद ऐसी चीज़ है जो आनी ही है। आप कह रहे हैं ड्राइवर 24 घंटे में सिर्फ़ 2 घंटे 50 मिनट सो पाता है? था य पहले, अब नहीं। पहले, हाँ, ओके, अब चीज़ें ठीक बदल गई। 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अब तो ये मोदी जी ने हर जगह रेस्ट केंद्र खोल दिए। अच्छा, तो वो कैसे खुले वो भी मैं इस हाँ, बात पे भी आता हूँ। फिर हमने सोचा कि जयपुर अजमेर के बीच में जहाँ 32,000 ट्रक पर डे अप डाउन करते हैं कॉमर्शियल, वहाँ पर एक जगह ली हमने 50-60 एकड़, जिसमें 12 एकड़ का एक टुकड़ा हमने ड्राइवर की सोने की फैसिलिटी का केंद्र बना दिया, हुँ, जिसका नाम दिया निंद्रा दान केंद्र। अन्न का दान, धन का दान, कपड़ों का दान सुना होगा। नींद का दान आपने निंद्रा पहले दान केंद्र, केंद्र, ओके, नींद का दान आपने पहली बार सुना होगा। ओके, तो हमने एक अद्भुत ऐसी चीज़ कही कि यहाँ निंद्रा दान होगा, कि नींद का कोई भी ड्राइवर इस रोड पे जाने वाला, हाँ, हाँ, वो यहाँ पर आए, गाड़ी अपनी पार्किंग करे। चोरी का डर है किसी चीज़ का तो वहाँ मेरे गनमैन है, मेरे वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। अंदर आएगा तो पीतल की परात में सबसे पहले उसके पाँव धोते हैं, उसके बाद नाई उसको पकड़ लेता है, बाल काटता है, नहाने हाँ, वाला उसको लेके जाता है, भैया नहा लो 2 दिन हो गए तुम्हारे को बिना नहाए। जब नहा कर आता है जब तक कपड़े उसके साफ होकर हैंग होकर सब रहे। ड्राइवर्स का है? एनी ड्राइवर्स ऑफ द कंट्री, अच्छा, कमर्शियल नीड ड्राइवर, नॉट बी आपके कोई भी नहीं, कोई साथ भी हो, नहीं। कोई भी ड्राइवर? हाँ, और उसके बाद हम कहते हैं भई पर्चा फाड़ देंगे, बिल फ बना देंगे, अदरवाइज़ 4 घंटे सो जाओ। तो इस तरह वो 4 घंटे सो जाता है। सोने के बाद 1 कप चाय, 1 बिस्किट देकर उसको विदा करते हैं और हमारी केस स्टडी ये बता रही है कि 380 किलोमीटर्स तक उसने ज़ीरो एक्सीडेंट किया, अदरवाइज़ करता था, फटीग के कारण। तो ऐसे 200 नींद पर डे दिलाने से इनके महीने की अब 200 चारपाई, 200 पंखे वहाँ पर लगा दिए, तो 8-10 हज़ार नींद हम उनको सामान्य दिला देते हैं। और एक केस स्टडी आई है आईआईएम अहमदाबाद की, उसके हिसाब से 18-19 जानें अदरवाइज़ जाती थी, यदि केंद्र ना होता तो। उसके बाद जब केंद्र की बड़ाई सुनी, तो एक दिन आमिर खान का भी वहाँ पर एक शो हुआ था, स्टार के माध्यम से। ओके, ड्राइवरों से बातचीत करी, ड्राइवरों का इंटरव्यू लिया, निद्रा दान के अंदर के कितने लाभ है। फिर धीरे-धीरे करके बात फैली, यहाँ फैली, जिनेवा में एक मीटिंग थी ड्राइव पूरे वर्ल्ड की, उसमें हाँ, भी हाँ, इसका चर्चा हुई कि भई एक हिंदुस्तान में एक ड्राइवर सेवा केंद्र खुला है। फिर माननीय प्रधानमंत्री तक बात पहुँची। उन्होंने एक ओके, दिन मेरे को बुलाया विज्ञान भवन में। मैंने 6 मिनट 5 मिनट में पूरा ड्राइवर के अंदर के बारे में कहा। तो पता लगा कि भई कितने केंद्र होंगे, तो ये जो 1,38,000 लोग में से 26,000 लोग इसलिए मरते हैं कि ड्राइवर्स दे डोंट स्लीप। तो ये कैसे बचे? तो मैंने एक रफ़ स दिया था कि भई 900 साढ़े 900 यदि केंद्र बन जाए, तो ये जो अननेसेसरी की मौत होती है बच सकती है। हुँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 में और एक भारत मंडप से अनाउंस किया कि मेरे हुँ, देश में 1000 केंद्र बनेंगे और अभी पिछले महीने तक मैं समझता हूँ कि 382 केंद्र बन चुके हैं और ये 31 दिसंबर 2026 तक 1000 केंद्र बन जाएँगे। तो ये 24-25 हज़ार लोग अननेसेसरी की जो जान दे देते थे, हुँ। वो बच जाएँ। सर इनोवेशन कितना रोल प्ले करती है आपके बिजनेस में एंड आपने कैसे कैसे जैसे यू हैव बीन इन बिजनेस फॉर 4 डेकेड्स नाउ तो कैसे कैसे आपने इनोवेशन को अडेप्ट करा है? बेस सारा इनोवेशन का है। ओके। हाल-हाल के अंदर भी है, हफ्ते पहले इनोवेशन किया हमने। हमारा क्या था इंटरेक्शन होता है क्लाइंटों के साथ में। उनसे पूछते हैं कि और क्या? रेट नहीं बढ़ाना, इसी रेट में और क्या आप चाहते हैं?
अक्सर हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे प्लांट्स भी जाए, जी। तो प्लांट जाएगा तो ट्रक में जगह घेरेगा, क्योंकि प्लांट के ऊपर कुछ रख नहीं सकते। तो हमने ऐसे कुछ प्लास्टिक के कंटेनर बनाए जिसको हम सॉलिड बॉक्स बोलते हैं। आपने देखा दूध वाली ट्रे जैसे होती है। जी, जी, जी। तो नीचे की 4 लेयर हमने ट्रे में सामान लगा दिया, कपड़े, बर्तन, टॉयज। ऊपर वाली लेयर में जो जगह बची हाँ, हाँ। उसमें हमने एक ऐसी लाइन बना दी जिसमें प्लांट जाएंगे। तो हर स्टेप पे हमारी इनोवेशन ये होती है कि एक तो मेरा क्वालिटी सुधरे, हुँ, दूसरा मेरी कॉस्ट कम आए। कि जब कोई भी व्यक्ति अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, जी। जैसे हाफ लोड हो गया उसका, हुँ, अब वो हाफ पेमेंट करना चाहेगा। हुँ। मगर उसकी इच्छा क्या होती है, उसके ताला भी मैं लगाऊँ और चाबी मेरे पास रखूँ। ट्रक तो पूरा ही बुक होएगा ना, हाफ कैसे हाँ, बुक होएगा? तो हमारे लोगों को मैंने कहा कि भई ऐसे-ऐसे क्लाइंट है, क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ लोग तो हँसे, बोला जी वो कोई पागल ही होगा। हाँ, तो हमारे एक साधु सतपथे थे बॉम्बे में, बोला नहीं वो भगवान है, कुछ देने के लिए आया है। आप सोचो, पुन्ना में बैठक करी, मीटिंग करी। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि अगली बार यदि कोई 1/3 है तो 1/3 ही लेंगे, कोई 1/4 सामान है 1/4 लेंगे, उसी का ताला होगा, वही लगाएगा और वही जाके खोलेगा। कैसे? तो अब बोला कि ये हाँ, कैसे होगा? तो हमने क्या किया, जैसे एक जहाज के अंदर शिप होता है, उसमें 500 कंटेनर आते हैं, हाँ। तो सबके ताले होते हैं, सबके चाबी होते हैं और यहीं खुलते हैं आकर, उनका ताला, उनकी चाबी। हुँ, तो एक ट्रेलर बनाया जिसमें 5 या 6 कंटेनर हमारे आ जाते हैं, जिसका नाम अच्छा। ट्रकिंग क्यूब दिया। छोटा कोई 1/3 यदि आपका सामान है, सिंगल बेडरूम का, डबल बेडरूम का, 3 बेडरूम का, जितना आपका सामान है, उतने साइज़ का कंटेनर लो, उसपे ताला चाबी लगाओ और अपनी चाबी अपने पास रखो, सारे उसके ऊपर लोड होंगे। वो गुवाहाटी पे जाकर या केरला में जाकर सब उतर जाएँगे, फिर एक-एक कंटेनर छोटी गाड़ी में आपके घर पे फिर उसके आएँगे आगे ले और जाएँगे। आप ताला खोलो, सामान निकालो, वापस मेरा कंटेनर दे दो। तो इसका नाम है ट्रकिंग क्यूब। ये इस तरह से जन्म हुआ। बट सर इस बिज़नेस में चोरी-चकारी तो बहुत होती होएगी, तो कंट्रोल्स आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं कहता। हाँ, जनरली जो जिसको हम बिग ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट में काम किया है, यदि आप उनमें सोने की ईंट भी दे दोगे, तो वो सोने हाँ। की ईंट ही मिलेगी आपको। वहाँ उसको कोई देखने, हमारा काम कोई देखना ही नहीं है। हम उसको गुड्स कहते हैं, हुँ, कि उसमें कुछ भी हो। वी आर नॉट कैरिंग एज़ पर इनवॉइस वैल्यू, वी आर कैरिंग गुड्स। हुँ, 50 आइटम, तो 50 आइटम हमको मिल गए। 100 आइटम, तो 100 आइटम मिल गए। तो यही एक ऐसा धंधा है, जो लोकल से भी ज़्यादा रिलायबल है। हाँ, ऑनलाइन आपने बुक कर दिया, जिसकी शक्ल नहीं देखी, आपने पहचाना नहीं, आपने 2 लाख का 4 लाख का माल दे दिया, वो आपका लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, क्या हुँ, हुँ, निकालेगा, हुँ, क्या करेगा? क्योंकि न तो उसको अगली बार काम करना, वो बादलों की तरह आते हैं, बरसते हैं और अपने गायब हो जाते हैं। तो हुँ। उसके कारण ये इंडस्ट्री बदनाम होती है। अदरवाइज़ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर का चोरी-चकारी तो कोई दूर तक ही नहीं है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकती। क्योंकि सर हम छोटी-सी चीज़ भी ऑर्डर करते हैं ना, मान लीजिए ज़ोमैटो से मैंने कुछ ऑर्डर करा, हम देखते हैं कि भाई ऑन टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा। आधे घंटे लिख के तो आधे घंटे में आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर मैं छोटे से खाने के लिए ट्रैक कर रहा हूँ, तो आप लोग कैसे इंश्योर करते हो कि गुड्स टाइम पे 3 दिन बोला तो 3 दिन में पहुँचे, नहीं पहुँचे? जो एग्ज़ैक्ट जो मेरे गुड्स थे, उसमें से एग्ज़ैक्ट वही डिलीवर हुए, कोई डैमेज नहीं हुआ, तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं? 30-40 साल का जो लगा हुआ क्रेडेंशियल, हुँ, वो कोई इसलिए वो 40 साल तक सर्वाइव नहीं कर रहे कि आप, उनका अपना एक अलग है। उनको लंबा बिज़नेस करना है। और हुँ, ये जो ऑनलाइन जो हो गया ना, इसके हाँ, अंदर न तो किसी आपने किसी की शक्ल देखी, न कुछ देखा। वहाँ कोई भी संभव नहीं है। अब एक आप मोटरसाइकिल मोल लेंगे, हुँ, लोन ले रहे हैं उसके ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर। जी, बहुत अच्छी आपकी हैसियत होगी, तब भी वो मोटरसाइकिल वाला एक इंडिविजुअल को जब लोन देने आता है, तो घर का पता देखने आता है। बिल्कुल। पड़ोसी से पूछता है, "कब से रह रहे हो भाई? कितने का होगा मोटरसाइकिल? 90,000 का, 80,000 का, 1 लाख का?" सारे डॉक्यूमेंट्स लेता है अच्छे 1 लाख खासे। का ही होगा ना हाँ, मैक्सिमम। जी, जी। और पता जब जाके आपको मोटरसाइकिल देता है। मेरे जो हिंदुस्तानी जो इस ट्रेड में है, ट्रांसपोर्ट में, पैकर्स भाई, मतलब जो कंज्यूमर्स, यूज़र, जी। वो 3-3 लाख का माल देते हैं। न उसकी हुँ, शक्ल देखी, न उसका क्या, लेकिन ऑनलाइन गए, इतने मॉडर्न हो गए, हुँ, उस पे बुक कर दिया, पैसे डाल दिए, उसके बाद रोते हैं कि वो तो कैसे मोबाइल बंद हो गया। तो हुँ, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है ना, हाँ, बुक करे, सेलेक्ट करे, मगर कम से कम किसी नौकर को भेज के उसकी दुकान तो दिखा लो भाई। हुँ। इसमें मैंने एक और प्रॉब्लम देखी है, स्टाफ को एडजस्टिंग नहीं होता। मतलब मान लो मैंने ऑनलाइन की बुक करा, सामान आया, चढ़ाने के लिए कोई और बंदा आप करो, या ऊपर चढ़ाना है तो आप एक्स्ट्रा पैसे दो। आप लोग स्टाफ को ऐसी क्या ट्रेनिंग देते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस कि भई हर चीज़ में उनका ना है,
या हर चीज़ में एक्स्ट्रा चार्ज करना है गुड्स डिलीवर करने के लिए? जब सर्वे होता है और उस सर्वे के अंदर हर चीज़ के क्वेश्चन है। आपका घर, घर के सामने ट्रक आएगा क्या, वो लोकेशन का फ़ोटो, घर से सामान 3rd फ्लोर पे है, सीढ़ियों से उतरेगा या बालकनी से उतरेगा। ओके। उसके बाद कितने बजे आपको डेस्टिनेशन में चाहिए, उसका फ़ोटो। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद एक आपका रेट बनता है। हुँ, उसमें हुँ, हुँ। कोई भी चीज़ है नथिंग टू बी हाइड, कहीं भी नो हिडन कॉस्ट कोई होती नहीं। मतलब हर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको सब उस टाइम पर आप आंसर भी देते हैं। तो एक हुँ, सॉफ्टवेयर बना होता है, उसमें आ जाता है कि भई ये हम आपसे 43,280 रुपीज़ लेंगे, ये सारा कॉस्ट आ तो आपके हुँ, सारी चीज़ उसमें लिखित में आ गई, क्या-क्या हम काम करेंगे। कोई किसी तरह का वर्बल नहीं है। हुँ, तो क्वेश्चन ही नहीं होता कि आपके कहीं हाँ, जो आपने कहा कि कुछ लोग जो फ़ोन के ऊपर बुक कर देते हैं, ठीक है, एक अमाउंट दे दिया, फिर वो कहते हैं कि भैया मैंने तो आपको गाड़ी का भाड़ा दिया था, लेबर का तो नहीं दिया था। हुँ, बिल्कुल। आपकी सेकंड फ्लोर तो आपने नहीं बताई थी। आपके सामने घर में गली में ट्रक आएगा नहीं है, वो तो आपने नहीं बताया था। ये चीज़ें कमी है कि उसके ऑफ़िस होते नहीं। हुँ, तो हमारे तो डेस्टिनेशन का जब बताओगे टू एड्रेस ये है, तो मैं उसी सेकंड सर्वे करते-करते मेरा व्यक्ति उसकी सर्वे कर लेता है। तो हम हुँ, दोनों एंड में सर्वे करके अपना कोटेशन देते हैं। तो हमारे तो यहाँ जो रेट हो गया, जी। इवन उसके 2 आइटम एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, तो नो क्वेश्चन आस्क बोलते हैं हमारी भाषा में एनक्यूए, नो क्वेश्चन आस्क। सर आप में मैंने सुना है महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं आप कि हाउ टू बिहेव और कहीं किसी घर में महिला है तो उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या बिहेवियर रहेगा आपका? क्योंकि हमारा सब घरों में जाना होता है जी। और जनरली किसी घर में हमारे जो लोग जाने वाली टीम है 4 और 5 की होती है। हुँ, घर में बहन होती है वो एक ही होती है, महिला एक होती है, फिर बच्चे होगी, माताजी होगी, दूसरी बात है जनरली एक ही होती है। और एक आदमी का डर सा रहता है 4-5 आदमी मैं अकेली हूँ क्या होगा? हाँ जी। आज 38 साल हो गए, उनको ये लगता है कि मेरे को 5 और ताकत मिल गई। तो ऐसा वो महसूस होते हैं कि महिला को हम जिस तरह से एड्रेस करते हैं कि 4 फीट की दूरी पे रहकर 30 डिग्री अपनी नज़रें को नीचा करके उनसे बात करना। कभी भी महिला क्या के बात है! सामने बात नहीं कर मतलब आमने-सामने बात नहीं करता। ये एक हमारी बहुत बड़ी यूएसपी है, जो दुनिया में चर्चा का विषय बनती है। केस स्टडी के अंदर अभी आईएम रांची केस स्टडी कर रही है। उसने इसको बड़ा अहम लिया कि बोले ऐसा भी हो सकता है क्या? ये तो ताज में सिखाया जाता है, एयर होस्टेस को सिखाया जाता है, 7 स्टार होटल में होता है सर ये तो। हाँ, तो हम भी सीख सकते हैं। तो हम इतने क्या साल बात हो है गए सर! 38 साल से काम करते हुए और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो एप्रिसिएशन का वीडियो लेकर नहीं आता। ओह! वो एप्रिसिएशन का वीडियो लेकर उसको आना ही है। मतलब अदरवाइज़ घर से नहीं निकलेगा वो। आज की डेट में जो लोग डिलीवरी करते हैं इन ऐप्स के थ्रू, फूड डिलीवरी ऐप्स और ई-कॉमर्स ऐप के थ्रू, इनको ये लोग गिग वर्कर्स बुलाते हैं सर। तो इनकी ना कोई सोशल सिक्योरिटी होती है, ना कोई हेल्थ सिक्योरिटी होती है, ना कोई इंश्योरेंस होती है और ये टेम्पररी वर्कर्स होते हैं। एज़ कम्पेयर टू जो आपने अभी बताया कि आप कितना ध्यान रखते हैं अपने ट्रक चालकों का। और अभी मैं देख रहा था, जिन लोगों को निकाला है, मतलब दे आर अनएम्प्लॉयड सर एंड देयर आर लैक्स ऑफ पीपल लाइक दिस। तो उनके लिए और इस चीज़ का आपके नज़रिए से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? ये डिमांड और सप्लाई का मैटर है। लोग 12 महीने काम करते हैं जी, और कई बार एक त्योहार का टाइम ऐसा आता है दिवाली या वो ओणम या कुछ, वहाँ पर एकदम डिमांड निकल जाती है। जी, आदमी भी चाहिए और जो आदमी काम करने वाला है उसको काम भी चाहिए। जी। ये जो नई जो डिमांड क्रिएट की है इन सप्लाई चेन के अंदर, इनका 3 महीने का पीक जाता है, फिर एकदम डाउन चला जाता है, फिर पार्टिकुलर 1 महीने में जब 31 मार्च आता है, फिर पीक हाँ। चला जाता है। हुँ, हुँ। तो ये पीक का इनका अनुभव रहेगा ही। तो सरकार ने इसके लिए बड़े प्रावधान बनाए हुए हैं कि लेट देम रजिस्टर्ड ये लोगों ने इस तरह का कोई भी इस तरह का आदमी होता है जो लेबर वर्कर में आ जाते हैं 17-18,000 20,000 तनख्वाह वाले, वो रजिस्टर करते हैं, मिनिमम कोई 15-20 रुपए का उनका कोई अनुदान होता है साथ में एंड वो सारी वो फैसिलिटी मिलती है, ईएसआई की, मेडिकल की, वो सारी फैसिलिटी मिलती है। तो ये तो केवल एक भारत सरकार ने जो काम किया है, अद्भुत काम किया है। एक अवेयरनेस वाली बात है कि उनको अवेयर कौन करे, वो हुँ, उसका हुँ। काम करने वाली बात है। मैं आपका देख रहा था, आप लोगों के मेनली परमानेंट ड्राइवर्स हैं? हम परमानेंट रखते हैं क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहते। हमारा एक मानना है यदि हम कोई टेम्परेरी लेते हैं और एक जी। परमानेंट लेते हैं,
उनकी हमने बहुत शोध किया, बहुत अध्ययन किया। जो टेम्परेरी लेते हैं वो सौतेली माँ समझते हैं हमारे को, और जो परमानेंट है वो हमारे को अपनी जन्मी हुई माँ समझते हैं। तो मैं किसी घर में भेजता हूँ तो सौतेली माँ करके नहीं का बच्चा नहीं भेजना चाहता, मैं अपनी जन्मी हुई माँ भेजना चाहता हूँ, मेरे को रिजल्ट सही मिले। फ्रॉम बीइंग अ फौजी टू एंटरप्रेन्योर, ऐसी क्या लर्निंग थी आपकी आर्मी में जो आपको आज तक काम आ रही है और आपको बिजनेस में भी काम आई, हमारे एयरफोर्स में? हमारे तो सबसे जो चीज सिखाया जाता है, एक तो डिग्री होनेस्टी, हम्म, वहाँ केवल आपको एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में मिलती है। बाकी मेरे ख्याल में कोई एमबीए इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ डिग्री होनेस्टी दे दे। डिग्री ऑनेस्टली, ओके। वो मैं वहाँ लेकर आया और यहाँ उसको एग्जीक्यूट किया, बस इतनी बात है। व्हाट इज द प्लान फॉर अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स इन फ्यूचर? ठंडा बोले तो कोको कोला बोलते हैं, हाँ पानी कहे तो बिस्लरी बोलते हैं, जी, शिफ्टिंग कहे तो अग्रवाल पैकर अग्रवाल मूवर पैकेज एंड लिमिटेड, मूवर्स। और अग्रवाल पैकर लिमिटेड मीन्स एपीएमएल आज वेल नोन हो गई। अब लोगों ने जिस मैं 3 साल से जब लोगों से मिलता-जुलता हूँ, तो एक कहते हैं एपीएमएल मतलब भरोसा। इसका हम्म, भी एक पर्यायवाची वर्ड एपीएमएल मतलब भरोसा हो गया। जी, समय आएगा, एक तो ब्रांड होता है, ये हम्म, कि बहुत महँगा है, अच्छा है। एक भरोसा उससे कई गुना अलग मायने रहता है। बिल्कुल। तो एपीएमएल मतलब भरोसा, और जब ये भरोसा 5 साल, 10 साल के अंदर जम जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि मल्टीपल चीज़ें हम कोशिश करेंगे, यानी कि ये ग्लास भी बनाएँगे तो एपीएमएल के नाम का बना सकते हैं, हम्म, पंखा भी एपीएमएल के नाम का बना टाटा सकते की हैं। तरह लाइक। तो हर तरह से क्वालिटी कंट्रोल हमारी रहेगी हम्म, और नाम एपीएमएल का रहेगा। मतलब लोगों को ये लगे कि एपीएमएल का पंखा मतलब 6 पैसे वाला ही है, आने में 6 पैसे इतना कमाएँगे, इसलिए फालतू नहीं कमाएँगे। वो भरोसा हम जमा रहे हैं और वो जम जाएगा। तो तब हमारा कई एंगल में बिज़नेस बढ़ेगा। व्हाट इज योर एडवाइस फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी हमारे यूथ को? सबसे पहले ही शुड हैव द डिग्री मलकाना, डिग्री ओनरशिप। वो नहीं है तो हाथ मत लगाओ। कुछ दिन के बाद वो फिर जिसकी कहानी सुनते हो कि बेचारा बहुत इंटेलिजेंट था, बड़ी पढ़ाई कर रखी थी। तो व्यापार के अंदर पढ़ाई, इंटेलिजेंस ही एक पक्ष है, जी, वो आपको लाभ उठाएगा टू बिगिन विद। उसके बाद जब आपके पास डिग्री ओनर आएगी, क्योंकि आपके हर बार आपके जो क्लाइंट है, वो सोए, आप जगो उनके लिए, ये दर्द यदि नहीं होगा, तो कुछ दिन के बाद आपका जहाज डूब जाएगा। आपको क्लाइंटों की पीड़ा से पीड़ित होना ही पड़ेगा, उनके दर्द को अपना दर्द मानना पड़ेगा, और उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो दिन और रात। कि जी मेरा प्राइवेट बिज़नेसमैन का पहले 14 साल कोई प्राइवेट टाइम नहीं होता। उसको भूल जाना पड़ेगा घर-बार, पहले 14 साल, अच्छा। 14 इयर्स, ओके। घर-बार सब भूल जाओ। यू नेम धीरूभाई अंबानी, हम्म, उसको पता ही नहीं था घर क्या था। मेरा ही पत्नी से शादी ज़रूर हुई थी, 18 घंटे मैं मेरे काम में मशगूल रहता था, पागल रहता था। वो आज भी चर्चा करती है, पर अ, उसको कहती कि नहीं तो मैं भी एक वही जो स्कूटर था EY 5299 उसके पीछे घूमती रहती। आज परमात्मा ने कार, घर, ऑफ़िस सब दे दिया। तो हम्म, ये जो होता है ना, एक प्रारंभिक की तकलीफ़, एक तकलीफ़ की प्रारंभ, हम्म, 2 चीज़ में भेद करना पड़ेगा। आप समझिए ना? एक तो प्रारंभिक तकलीफ़, आप व्यापार कर रहे हो, हम्म, प्रारंभिक तकलीफ़ है, कुछ एडजस्ट करना है, ल ल 18-18 घंटे काम करना है, थोड़ी तकलीफ़ें आएगी। एक तकलीफ़ की प्रारंभ, बहुत दोनों में फ़र्क है। यदि कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तकलीफ़ की प्रारंभ होगी, आपने हम्म, घर बेच दिया और कह दिया, काम कर रहे हो ₹100 का, पूँजी लगा दी 1000, तो तकलीफ़ की प्रारंभ हो गई। तो हम्म, फिर कुछ दिन आपके बाद बंद हो गया काम। तो दोनों में से भेद देखना, प्रारंभिक तकलीफ़ आपकी सब बिल्कुल ठीक हो, इनिशियल प्रॉब्लम जो है इट कैन बी टेकन केयर, हम्म, हाथ लगा दो। मगर आपको जीना है तो अपने क्लाइंट के लिए, जीना है तो अपने ग्राहक के लिए। ये पागलपन रहेगा 10-12 साल, उसके बाद आपकी टीम बन जाएगी, सीईओ बन जाएगा, जीएम बन जाएगा, लोग अपना काम सँभाल लेंगे। so how did you come with 14 years? 14 साल का एक कहानी होती है, मैं हरियाणा से हूँ, तो वर्ड बोलते हैं कि 14 वर्ष में तो कुर्डी की भी बावड़ती है। मतलब क्या आपको क्या मैं हिंदी में मतलब? समझाता हूँ, हाँ, कुर्डी मीन्स जहाँ कूड़ा फेंका जाता है, हाँ, जहाँ कूड़ा ढेर हो जाता है कूड़ेदान में, उसको कुर्डी बोलते हैं। बावड़ना मतलब उसके अच्छे दिन आते हैं। अच्छा, तो 14 वर्ष के अंदर जो व्यक्ति शांति से भी है, मतलब कूड़ा फेंकते उसके ऊपर भी महल बन जाता है, कोई ना कोई बढ़िया सा उसका
पार्क बना देता है। उस मतलब उससे बुरे दिन किसी के नहीं होते जब सारा शहर का कूड़ा फेंके बेचारी उस जगह हाँ, पे, हाँ, हाँ। उससे उसके बुरे दिन कहीं नहीं होते। बट 14 ईयर्स के अंदर आपको वहाँ कूड़े का पहाड़ कभी नहीं मिलेगा। वहाँ एक पार्क मिलेगा, सुंदर महल मिलेगा, सबसे सुंदर जगह बनी पाएगी। तो मतलब जब 14 साल में तो उनकी सुनते हैं, हम तो इंसान हैं, हमारी तो कोई भी सुनेगा। सर आपने एक चीज़ मेंशन करी 18 आवर्स इनिशियली करना पड़ता है। मैं भी बिल्कुल उससे सहमत हूँ। मतलब आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशनेटली यू हैव टू डू समथिंग इफ यू वांट टू अचीव। बट आजकल वर्क लाइफ बैलेंस और जैसे नारायण मूर्ति सर लाइक उन्होंने कहा यू शुड वर्क 70 आवर्स एंड आई गेस ही इज राइट। उन्होंने अपने टाइम पे करा होगा, उससे ज़्यादा भी काम करा होगा और आपने भी सर उससे ज़्यादा काम किया होगा। बट आज की डेट में लोग बहुत सोशल मीडिया पे वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब कहते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट सर? एक पक्ष आपका ये है कि मैं इनिशियल खूब आराम से रहूँ, हम्म, बुढ़ापे में भी जैसा हूँ रहूँ, मेरे को कोई ज़्यादा इच्छाएँ नहीं है। हाँ, तो आप 142 करोड़ जनता में से हर तरह के लोग हैं। एक ये हम्म, कहता है कि भई मैं ऐसा काम कर जाऊँ, मेरी 3 पीढ़ी भी कमा कर खाए। अब वो कई लोग बोलते हैं कि मैं 3 पीढ़ी का क्यों सोचूँ? व्हाई शुड आई? मैंने क्या और कर्जा ले रखा है? तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूँ? वो अपने आप होंगे तो अपना कमा लेंगे। तो उनको 18 घंटे की आवश्यकता नहीं है। दैट्स वुड 8 घंटे से भी एक माइनस डिस्काउंट करें तो 7-6 घंटे काम करें। वो अपना कमा के मर जाएँगे। नेक्स्ट पीढ़ी को पढ़ा दिया, वो अपना कमा लेंगे। तीसरी पीढ़ी अपना कमा लेंगे। बट धीरू भाई भाई ने तो ये नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि हम्म, मैं एक्स हूँ तो मेरी नेक्स्ट पीढ़ी 2x बने। ओपी जिंदल जी ने तो नहीं सोचा, मैं एक्स हम्म, हूँ तो मेरी 2 एडी है, 2 नेक्स्ट पीढ़ी 2x बने। ओपी जिंदल जी 2:30 बजे कुर्ता-पजामा पहन के उधर रोड के उस तरफ घर था और सामने उसकी फैक्ट्री थी। एक 50 फीट का रास्ता था बस। 2:30 बजे उठकर नींद नहीं आ रही, फैक्ट्री में आ जाते थे। तो लोग बोलते थे, "बाबूजी हम कर रहे हैं ना।" नहीं यार वो फैक्ट्री की वो मशीन देखो, वो मशीन मेरे को बोल रही थी कि मेरा बेयरिंग खराब हो गया और मैं विचलित हो रहा, रियल के अंदर बेयरिंग खराब मिलता था। मशीन बात करती थी ओपी जिंदल जी से, सोते-सोते कि मेरा बेयरिंग चेंज कर दो, मैं हाँ, नहीं तो प्रोडक्शन खराब कर दूँगी। दैट वाज़ द वो इतना उनके साथ जेल था मशीनों के साथ। दैट्स कॉल्ड ही इज़ अ मैन ऑफ मशीन। तो ये जो पैशन है ना, हाँ, ये जब तक नहीं होता, आप एक जीने के लिए दुनिया जीती है, वो जीते रहेंगे। आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, हाँ, आपको कोई ना कोई इतनी तनख्वाह तो दे ही देगा। सही और बात है यदि सर। आपको मल्टीपल करना है और हाँ, आपको एक तरह से एक एम्पायर खड़ा करना है, तो जो प्रारंभिक जीवन है आपका, वो बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा और एथिकली होना चाहिए। संघर्ष के साथ एथिक नहीं लगा, हम्म, तो संघर्ष-संघर्ष फिर आप मार खा जाओगे। उसी में खुशी ढूँढते हुए कि मैं मेरे लिए नहीं बना, मैं उनके लिए बना हूँ और साथ के साथ बाय डिफ़ॉल्ट मेरे बच्चे अपने आप एन्जॉय कर लेंगे, क्योंकि आपने तो उतना तो छोड़ ही दोगे। great sir, great thoughts sir. Sir, with this, I would like to end the podcast and man, thank you so much, sir. Thank you for your time. सो